प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। हम लोग इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए अर्थात जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। कल के टॉपिक में या कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टोटली डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे नुकसान क्या क्या हैं और भी कुछ बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है, देखिए नुकसान तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा भाई, सूक्ष्म जीवों से हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। हमने बहुत सारी बीमारियाँ पहले पढ़ रखी, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पहले जान रखी हैं। उन्हीं को हमें विस्तार से पढ़ना है। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अब हम मेनली जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के लिए वो कैसे नुकसानदायक हैं। देखिए मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है पैथोजन, आप देख पा रहे हैं पैथोजन। व्हाट आर पैथोजन? पैथोजन आर नथिंग बट दीज आर एक्चुअली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट विल कॉज एनी टाइप ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमें बीमार कर देंगे, हमें रोग से ग्रस्त कर देंगे, उसको हम बोलेंगे पैथोजन। पैथोजन क्या है समझ गए? पैथोजन का मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस या ऐसे प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। कहने का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो शॉर्ट में मैंने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ MO से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब देखिए कोई भी हेल्दी पर्सन है, कोई स्वस्थ आदमी है और वो बीमार होता है। बीमार किससे होता है? किससे? पैथोजन से, क्योंकि बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा है? पैथोजन। तो वो पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे जा सकते हैं? हो सकता है वो एयर के माध्यम से जाएं, हवा से। ठीक है, हवा के माध्यम से जाएं। जैसे कि किसी को टीबी है और टीबी वाले रोगी ने खांसी की, तो जैसे उसको खांसी आई, उसके मुंह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकल गई और वो हवा में चली गई, और किसी हेल्दी पर्सन ने उस एयर को कंज्यूम कर लिया, उस एयर को ले लिया, तो उसको भी टीबी हो जाएगी। ठीक है, वाटर से, पानी से, मान के चलो हमने दूषित पानी पी लिया, हमने कंटामिनेटेड वाटर हमने कंज्यूम कर लिया, हमने वो पानी पी लिया और जिसमें पहले से ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो भी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। या फिर हो सकता है अफेक्टेड पर्सन से। अफेक्टेड पर्सन मैंने अभी बताया, जिसको टीबी है, अगर वो खांसेगा तो हवा के माध्यम से, एक हेल्दी पर्सन है उसको भी बीमारी हो जाएगी। अगली बात इंसेक्ट से। इंसेक्ट छोटे छोटे जो जीव हैं उनसे भी हो सकती है बीमारी। हाउस फ्लाई मक्खियों से, मॉस्किटो मच्छरों से, मक्खी मच्छरों, इन सभी से भी क्या है? बीमारी हो सकती है। कैसे? ये डायरेक्टली बीमारी नहीं कर रहे मक्खी मच्छर, ये किसी गंदी जगह पर बैठे और उस गंदी जगह से इन्होंने क्या ले लिया? कोई भी बीमारी पैदा करने वाला जीव इन्होंने अपने साथ ले लिया और अब ये आकर के हमारे खाने की ओर बैठ गई। हम लोगों ने खाने बैठे तो उसने उस बैक्टीरिया को हमारे खाने में छोड़ दिया, हमने वो खाना खा लिया तो हम लोग बीमार हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो ये सारे चीज जो बैक्टीरिया को या बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हमारी बॉडी तक लेके आ रहे हैं, जो कैरी हमारी बॉडी को दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कैरियर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी, उससे क्या हमें बचाव करना चाहिए। आप इस टेबल के ऊपर नज़र डालिए एक बार, मैं थोड़ा साइड में होता हूँ। टेबल के ऊपर आप इस पर टेबल पर नज़र डालिए, आपको समझ में आएगा चीज़ क्या क्या दी हुई है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिजीज़ कॉजिंग कौन कौन से बीमारियाँ हैं और वो बीमारियाँ किस किस पैथोजन की वजह से हो रही हैं। पहला कॉलम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन डिजीज़। दूसरे वाला पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी हो रही है। अगला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये आया कैसे, ये बैक्टीरिया, ये वायरस हमारी बॉडी में आया कैसे, हवा से आया है, पानी से आया है, कैसे आया है। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी सुना है आपने? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसको भी टीबी है अगर वो खांसेगा तो उसकी खांसी के साथ में छोटी छोटी बूंदें, और उन बूंदों में क्या है? बैक्टीरिया, वो हवा में जाएंगे और उस हवा को जब कोई स्वस्थ आदमी सांस के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर लेगा तो उसको भी टीबी होने के चांस हैं पक्का। ठीक है, अगला लिखा हुआ है मीजल्स। मीजल्स मतलब खसरा, छोटे बच्चों में होता है ये। तो मीजल्स किसकी वजह से होता है बेटा? वायरस की वजह से। ये भी कैसे फैलता है? एयर से। ये भी किससे फैलता है? एयर से। अगला लिखा हुआ है चिकन पॉक्स। ये भी किससे होता है? वायरस से। ठीक है, ये भी किससे? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर या फिर कॉन्टैक्ट। अगला है पोलियो। पोलियो किससे होता है? पोलियो भी होता है वायरस से। पोलियो माइलेटिस नाम का वायरस होता है और ये भी कैसे होता है? एयर या वाटर के माध्यम से फैलता है। लिखा हुआ है अगला कोलेरा। कोलेरा क्या है? कोलेरा हैजा लगता है। आप जानते हो हैजा लगता है क्या होता है? उल्टियां लगती हैं, दस्त लगते हैं, बॉडी का जितना भी वाटर होता है वो सारा दस्त के द्वारा पानी जो है शरीर का सारा बाहर निकल जाता है ना। तो ये कोलेरा भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम होता है इसका? विब्रियो कोलेरी। तो ये भी वाटर और फूड के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, आपने होटल वगैरह से कोई समोसे खा लिए, कोई फास्ट फूड खा लिया, कोई ब्रेड खा लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ खा ली जो कि गंदी थी, जिसके ऊपर की पहले से ही विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया था और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया तो उससे हमें क्या है? वो हमें उल्टी दस्त लग जाते हैं और इसी को बोलते हैं कोलेरा। आगे लिखा हुआ है टाइफाइड। आप नजर डालते रहिए इस टेबल पे। टाइफाइड में क्या होगा बेटा? ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, मोतीजीरा। इसमें लगातार बुखार रहता है, बुखार उतर जाता है, फिर बुखार चढ़ जाता है, शरीर बिल्कुल टूटा रहता है। ठीक है, मोतीजीरा जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको मोतीजरा कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में। तो ये भी साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये भी किससे होता है? वाटर से के माध्यम से हमारी बॉडी में ये प्रवेश कर जाते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये एक वायरस होता है। देखिए, जहां भी हेपेट वर्ड आ जाए, HEPAT, हिपैट का मतलब होता है बेटा लीवर। जहां भी हिपैट का मतलब आ जाए वहां हिपैट का मतलब समझ जाइए ये लीवर का। इसका मतलब इसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है? इसमें हमारी बॉडी का लीवर अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वायरस की वजह से होता है ये। अगला है मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, ये प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये अलग अलग टाइप के जो हैं प्रोटोजोआ होते हैं। और इसका कैरियर क्या होता है? मैंने बताया था मॉस्कीटो। आप नजर डाल पा रहे हैं, ये क्या है? मॉस्कीटो की वजह से। इसमें क्या होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो क्या करता है? इस प्रोटोजोआ को, कौन से प्रोटोजोआ को? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ को लेके आता है। ठीक है, कैसे लेके आता है? ये प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है ये मच्छर के पेट में चला गया, मच्छर ने इसको खा लिया कहीं से भी, किसी भी गलत जगह से, गंदी जगह से, कहीं से भी। ठीक है, जो भी कंटेमिनेटेड जगह है। अब वो मच्छर क्या करता है? वो मच्छर हमें काटता है। तो वो मच्छर जैसे ही हमें डंक मारता है तो हमारे खून में डंक मारता है वो, तो वो उस प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी में छोड़ देता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है, हमें सर्दी लग के बुखार चढ़ता है। ठीक है, आप बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्विनीन नाम की दवाई दी जाती है। ध्यान रखना, ये क्विनीन बहुत कॉमन सी दवाई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मलेरिया में क्विनीन नाम की दवाई दी जाती है। तो ये सारी बात हुई भाई कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से क्या होता है बेटा? जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो ये बात हमने बीमारियां उनकी बात की, ह्यूमन डिजीज जो हमें हो रही हैं, अर्थात मानव को जो रोग हो रहे हैं। अब मैं कुछ प्लांट की डिजीज का भी जिक्र यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए ये टेबल आप देखिए, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं एक प्लांट की डिजीज है, दूसरी लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसकी वजह से ये हो रही है बीमारी, और दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बात समझ में आई आपको? तो इसमें क्या है? इसमें भी चीज दी हुई है कि सिट्रस कैंकर, डिजीज का नाम क्या है? सिट्रस कैंकर। ये किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर। देखो अब इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखिएगा आप, इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल होते हैं, आंवला हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया आपका, ठीक है, खट्टे फल, नींबू हो गया। तो इसमें जैसे घाव हो जाता है, एक टाइप का सडन सी हो जाती है इसमें, जैसे आप ये स्पॉट देख पा रहे हैं, इसमें जैसे घाव हो जाता है ना, इसमें आपको लगभग लाल लाल पीले पीले रंग के घाव से नजर आ रहे हैं इसमें। तो ये सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी होती है। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट में क्या होता है? जो
गेहूं की पत्तियां होती हैं उस पर जंग लग जाता है। देख पा रहे हैं जैसे जंग लगा हुआ है। आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे। अगली डिजीज लिखी हुई है येलो वीन्स ऑफ भिंडी। जो भिंडी का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसकी पत्तियों पे येलो कलर की वीन्स हमें नजर आती हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, जैसे वीन्स होती हैं ब्लड फ्लो के लिए, ऐसी पेड़ की जो पत्ती आप देखोगे उसमें भी आपको वीन्स नजर आएंगी बहुत सारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो वीन्स जो हैं वो इससे अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये प्लांट की बीमारियां हुई। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं अपना पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग अपना क्या होता है। तो इसके बाद में टॉपिक है अपना फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग मतलब फूड और पॉइजन, मतलब खाना भी और जहर भी। कहने का मतलब समझो आप कि अगर खाना जहर की तरह काम करने लग जाए तो वो फूड पॉइजनिंग है। इफ फूड विल एक्ट एज एन पॉइजन देन इट विल कॉल फूड पॉइजनिंग। लेकिन ये फूड पॉइजनिंग है क्या, इसको समझो। मान के चलो खाना रखा हुआ है, वो कई दिनों से रखा हुआ है, उस खाने में किसी भी कारण से किसी बैक्टीरिया की, किसी वायरस की, किसी प्रोटोजोआ की ग्रोथ हो गई। मतलब कि उस खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए और उन बैक्टीरिया ने, उस वायरस ने उस खाने को खराब कर दिया, उस खाने को सड़ा दिया। ठीक है, अब वो खाना खाना नहीं रहा, वो खाना जहर बन गया। उस खाने को हमने खा लिया तो वो हमारे पेट में जाकर के हमें एनर्जी नहीं देगा बल्कि हमें बीमार कर देगा। ठीक है, तो खाना तब माना जाता जब वो हमें एनर्जी देता, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता, लेकिन उसने तो हमको बीमार कर दिया। तो उस केस में जो फूड है वो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, इस बात को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। इसकी वजह से क्या होगा, उल्टियां आएंगी, दस्त हो सकते हैं, पेट में खलबली मचेगी, पेट में दर्द हो सकता है। तो वो पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सारी बातें इसके अंदर होंगी। तो ये हुआ फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड पॉइजनिंग मतलब समझ में आया आपको क्या है। सिंपल सी बात है कि किसी भी सूक्ष्म जीव की वजह से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से खाने का खराब हो जाना, उस खाने को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फूड को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब हमें हमारे भोजन को सुरक्षित बनाना है। सुरक्षित कैसे बनेगा, सुरक्षित किससे बचाएंगे खाने को, किससे सुरक्षा करनी है खाने की, हमें खाने की सुरक्षा करनी है सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, ये हमारा टारगेट है। तो फूड मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाने की प्रक्रिया प्रिजर्वेशन कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रिजर्व करना, सुरक्षित बनाना खाने को। कैसे बनाएंगे ये बात समझो। फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, केमिकल्स डाल सकते हैं। ठीक है, जो पैकिंग वाला खाना होता है, आपने देखा होगा कि खाना कई महीनों तक चीज़ें खराब नहीं होती। ठीक है, आप पैकिंग वाला जो खाना होता है उसमें क्या डाल देते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया की या वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो ग्रोथ नहीं होगी तो खाना सही रहेगा, क्योंकि खाने को सड़ाने वाला, खाने को खराब करने वाला है क्या, है तो सूक्ष्म जीव ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही। तो जैसे केमिकल कुछ मैंने यहाँ नाम लिखे, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने आपकी समझ विकसित करने के लिए मैंने एक ही एग्जांपल यहाँ दिया है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। एक तरीका तो भाई ये हुआ कि केमिकल मेथड हम अपना सकते हैं, मतलब कि उस खाने में कुछ केमिकल की बूंद डाल दो, थोड़ा सा केमिकल मिला दो, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई आपको। दूसरा क्या हो सकता है, बाय एडिंग कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट नमक, जो हम घर में खाना खाते हैं, सब्जी में नमक डालता है, रोटी में नमक डालता है, वही नमक, उस नमक की वजह से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। आप अब ये कहोगे कि सर ऐसा क्या है कि नमक डालने से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। उसका मैं आपको रीजन समझाता हूं, आप रीजन ध्यान से समझना। भाई मान के चलो ये अपना एक कंटेनर है और इस कंटेनर में खाना रखा हुआ है। ठीक है, ये खाना रखा हुआ है, हमारा ये खाना है, बात समझ गई। सबसे पहले आप ये जानो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कहां होती है।
बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां होगी जहां उसको पानी मिलेगा, जहां उसको मॉइस्चर मिलेगा। ठीक है, देखो आप एक काम करना, घर पे आप रोटी रखना, ठीक है, एक रोटी, सूखी हुई रोटी बिल्कुल, और एक रोटी पे आप थोड़ा सा पानी डाल देना और उसको किसी अंदर ऐसे कमरे में रख दो जहां पे धूप ना पहुंचती हो या जहां पर ज़्यादा हवा की आवाजाही ना हो। 3-4 दिन बाद आप देखो जो सूखी वाली रोटी थी वो तो आपको ठीक मिलेगी, थोड़ी टाइट हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी वाली रोटी है उसके ऊपर आपको उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उस पर आपको फंगस जमी हुई नज़र आएगी, जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा। ठीक है, ये ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि उस रोटी के ऊपर या उस ब्रेड के ऊपर हमने मॉइस्चर डाल दिया था, पानी डाल दिया था। तो जहाँ पानी होगा वहाँ बैक्टीरिया होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये खाना है हमारा और हमने क्या काम किया, इसको रखा हुआ है, इसमें हमने डाल दिया नमक, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से ये खाना जल्दी से खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण सुनिए। ये नमक क्या काम करता है, ये जो नमक है ये सारे मॉइस्चर को, सारे पानी को अपने अंदर समेट लेता है। जब सारा मॉइस्चर, सारा पानी उस नमक के अंदर आ गया तो इसका मतलब खाने में पानी अब नहीं बचा। जो हमारे फूड के अंदर जो मॉइस्चर था उस मॉइस्चर को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? उस मॉइस्चर को सॉल्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेम यही बात बेटा शुगर के ऊपर अप्लाई होती है। शुगर, ठीक है, देखो चाशनी है, चाशनी मीठी होती है, रसगुल्ले वाली चाशनी, आप उसको कितने टाइम तक रखे रखो वो खराब नहीं होती, क्योंकि चाशनी अपने आप में एक ऐसी चीज है, उसमें शुगर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शुगर भी क्या काम करता है, ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखो नमक को आप खुला छोड़ दो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप देखोगे जो नमक बिल्कुल दानेदार था वो नमक अब बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएगा। ठीक है, उसमें पानी आ गया, उसने एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर थी उससे वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब वो नमी उसके अंदर आ जाती है। सेम ऐसी ही चीनी को आप खुला छोड़ दो, चीनी के अंदर भी क्या आ जाएगी? मॉइस्चर। इसका मतलब आप ये बात समझे बच्चों कि नमक में और चीनी में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, तो जहां मॉइस्चर वहां बैक्टीरिया। जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया भी नहीं आएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्लियर बात? अगली बात, बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। सिरका भी क्या काम करता है? सिरका भी अमूमन तौर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ऑयल क्या काम करता है? तेल। अचार में क्या डलता है? नमक होता है, तेल होता है। अचार देखो कितने कितने दिन तक खराब नहीं होता है। ठीक है, उसका यही कारण है। तेल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, यहां आप थोड़ा देखिए ध्यान से। तेल में क्या होता है, मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके आसपास ये हमने तेल डाल दिया, तो ये तेल क्या काम करेगा? इस बैक्टीरिया की इस वॉल के साथ में तेल अटैच हो गया, जुड़ गया, और ये इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है, इस दीवार को तोड़ देगा। बैक्टीरिया की दीवार टूट चुकी है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो ताकत थी, इसका जो भी मटेरियल था वो चला जाएगा बाहर, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसका मतलब ऑयल भी क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को मार रहा है। मतलब कि ऑयल भी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, जिससे कि इसका जो कंटेंट है उसकी सेल का वो सारा लीक आउट हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। कहने का मतलब तेल भी, एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, सरसों का तेल अमूमन तौर पे हम यूज़ करते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, बहुत सारे जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं, तो तेल से भी नहीं होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ। इसका मतलब तेल भी हमारे खाने को सुरक्षित बना रहे हैं। अगली बात देखो बेटा, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, दूध है, ठीक है, गाय से निकला हुआ दूध, भैंस से निकला हुआ दूध, दूध को आप रख दीजिए गर्मी के दिनों में, वो शाम तक खराब हो जाएगा। अगर आपने दूध को उबाल दिया, उबालने से क्या होगा? जो उसमें बैक्टीरिया थे
वो बैक्टीरिया उबालने से मर गए तो वो दूध खराब नहीं होगा शाम तक। या फिर आप एक काम कर सकते हो, उस दूध को आप फ्रिज में रख दो, भाई हीट मतलब गर्म कर दो, कोल्ड, या फिर आप उसको फ्रिज में रख दो, ठंडा कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो। तो क्या होगा, फ्रिज में रखने से भी वो दूध खराब नहीं होता है। दूसरा, एक लुईस पास्चर नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि अगर तुम दूध को या किसी खाने पीने वाली जो चीज़ है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान से सुनो, 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप उसको गर्म करते हो फॉर 15 to 30 मिनट्स, समझिए बात को, 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप 15 से 30 मिनट के लिए किसी चीज़ को गर्म कर दोगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। ये किसने कहा? ये कहा लुईस पास्चर ने। तो इस प्रक्रिया को क्या कह दिया? पास्चराइजेशन कह दिया। क्या कह दिया इसको? पास्चराइजेशन। एक दो जरूरी बातें और जो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, मैं जो पिछले वाले सेशन में शायद स्किप हो गई होंगी। जो वैक्सीन बनती है, हमने पढ़ा थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनती है। जो सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हु वाज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन या हु वाज द फादर ऑफ वैक्सीन, आप कहोगे एडवर्ड जेनर वाज द फादर ऑफ वैक्सीन, क्योंकि सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका उसने बनाया था। स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए उसने टीका बनाया था उसको, इसलिए उसको जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, उसका फादर कहते हैं। दूसरी बात, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी उसका नाम था पेनिसिलिन। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी वो। ठीक है,